अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, और उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आप लोग देख सकें। थैंक यू। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of transformation of heat energy into mechanical energy and mechanical energy into heat energy is called thermodynamics। मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होना या मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना, तो उसको हम लोग किस में देखते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना, वो हम किस में स्टडी करते हैं? किस ब्रांच में? थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The first full statement of law come on 1850 by Rudolf Clausius and Wilhelm Röntgen। 1850 में फर्स्ट फुल स्टेटमेंट किसने दी थी? 1850 में फर्स्ट फुल स्टेटमेंट दी थी, इसके बारे में बताया था किसने? रुडोल्फ क्लाजियस ने एंड विलियम रैनकाइन ने। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट व्हेन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू any other form of energy or when any other form of energy is converted into heat energy, the total energy of the system remains constant। हम लोगों के पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम में कोई एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी जब कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी उस सिस्टम की क्या टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं ये क्या है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है। इसकी अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ डेल क्यू इज द हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम। डेल क्यू क्या है? डेल क्यू हीट एनर्जी है जो कि किसी भी सिस्टम में ऐड हो रही है। देन दिस एनर्जी अपीयर्स एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू। मतलब हम लोगों के पास जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग कोई हीट एनर्जी डेल क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस सिस्टम को डेल क्यू प्रोवाइड करने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, उस सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है? डेट स्टोर इन द सिस्टम एनी वर्क डन डेल डब्ल्यू बाय द सिस्टम, और अपने अंदर स्टोर कर लेता है कोई वर्क डन जो कि वो सिस्टम करता है। ठीक है। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। मतलब कि चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। जो भी हो उसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अभी हम लोगों के पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। इनिशियली वो किस स्टेट में है? इनिशियली जब तक उसको कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती तो वो अपनी इस स्टेट में होगा, मतलब यहाँ पे वो पिस्टन होगा। लेकिन जैसे ही कोई उसको हीट एनर्जी डेल क्यू प्रोवाइड की जाएगी तो इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज होगी उस सिस्टम की, जिसकी वजह से वो क्या एग्जर्ट करेगी? वो फोर्स एग्जर्ट करेगी। फोर्स की वजह से वो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा और वो कोई डिस्टेंस ds कवर करेगा। तो हम लोग को पता है F डॉट डेल एस वो किस चीज़ की इक्वल होता है? वर्क डन के। इस तरह से एक सिस्टम में वर्क डन होता है जब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है कोई भी एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने से। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उस सिस्टम का वॉल्यूम सेम रहता है, उस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू एज वर्क डन इज 0। सो क्योंकि हमें पता है अब उसका वॉल्यूम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसका वॉल्यूम सेम रहता है, तो उस केस में
जो हीट एनर्जी, जो एक्सटर्नल हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाएगी, वो जस्ट उसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, ना कि कोई वर्क डन करेगी। कैसे? अब देखें, जो भी एक्सटर्नल हीट उसको प्रोवाइड की जाएगी उससे इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि वर्क डन तो इस केस में 0 होगा। जब वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम ही नहीं चेंज होगा, तो वर्क डन भी नहीं होगा। अभी हम लोगों के पास एक एग्जांपल है, ठीक है। एक कंटेनर है, जिसका ये इनिशियल वॉल्यूम है, इसका टेम्परेचर T1 है और ये प्रेशर है। प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है? जो पिस्टन होता है उसकी वजह से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है उस सिस्टम पर। अब जैसे ही कोई एक्सटर्नल एनर्जी या कोई हीट उसको प्रोवाइड की जाएगी उस सिस्टम को, इसकी वजह से क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज होगी मतलब उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर उस पर जो अप्लाई हो रहा है वो भी है P2, इसमें भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब इसमें क्या होता है? The process in which system undergoes a change, but its temperature remains constant is called isothermal। मतलब कोई ना कोई चेंज तो होगा उसमें, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इससे मुराद ये है कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। del Q is equal to del U plus del W, but the internal energy of the system remains constant because container having good conducting base and non-conducting walls and piston। अब इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की कैसे कांस्टेंट रहेगी? बेशक उसको कोई एक्सटर्नल हीट भी प्रोवाइड की जा रही है, उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जा रही है, जो कि कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? उसकी कंडक्टिंग बेस से, गुड कंडक्टिंग बेस से, लेकिन उसकी जो वॉल्स है और जो पिस्टन है वो नॉन कंडक्टिंग है, वहाँ से ना कोई हीट इंटर हो सकती है ना कोई आउट हो सकती है। उस हिसाब से आगे देखते हैं। द कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, और उस कंटेनर को प्लेस किया गया है किसी हीट रिजर्वायर पर और उसका टेम्परेचर है T1। लेट प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम P1 टू P2। अब प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है P1 से P2। देन द गैस इज एक्सपेंडिंग बट द सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट। अब देखिए उसका जो इसका इंटरनल टेम्परेचर था उस सिस्टम का, अब वो क्या होता है? जैसे गैस एक्सपेंड हो रही होती है, जैसे ही उसका प्रेशर डिक्रीज किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन से उसके ऊपर लगाया जाता है वो जैसे ही डिक्रीज किया जाता है, गैस क्या करती है? गैस एक्सपेंड होती है। लेकिन जो सिस्टम होगा वो सिस्टम भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा हीट एनर्जी। वो कैसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? वो जो सिस्टम रिजर्वायर है वहाँ से वो अपनी जो हीट है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज यूज्ड टू डू वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो वो जो हीट एनर्जी वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो यूज हो रही है किस लिए? वो वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बेशक उस पर अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर बेशक कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उसके इंटरनल टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ। del Q इज इक्वल टू del W। मतलब जो एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जा रही है वो एक्सटर्नल हीट जो है वो सिर्फ वर्क डन करने के लिए यूज हो रही है, मतलब उसका प्रेशर तो अब कम है। तो अब क्या है? वो मूव ऑन भी करता है, पिस्टन अपवर्ड भी मूव करता है, गैस एक्सपेंड करती है, वर्क डन होता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी ऐसे कांस्टेंट रहती है कि वो अपनी हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। बेशक पिस्टन के अपवर्ड मूव करने से वो गैस एक्सपेंड करती है, थोड़ी सी हीट कम होती है, ऐसे नहीं होता, एक्सपेंड होती है वो गैस, वो हीट जो गैस है वो एक्सपेंड होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल हीट उसको बेस से प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से उसके इंटरनल टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। देखिए यहाँ पे एक हीट रिजर्वायर पर ये कंटेनर रखा हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वो पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करता है, क्यों? उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर वो रिड्यूस कर दिया गया है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रह जाती है। बेशक गैस जो है वो एक्सपेंड करती है, लेकिन उसके एक्सपेंड होने से जो भी कमी आती है हीट में वो एब्जॉर्ब कर रहा है बेस से, ठीक है। नाउ आइसोबारिक प्रोसेस। The process in which pressure of the system remains constant is called isobaric process। ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। ये कैसे होता है? del Q is equal to del U plus del W। वर्क डन बाय द सिस्टम इज, अब सिस्टम जो है वो कोई ना कोई वर्क डन करता है। W is equal to F dot del Y ले लें, del S ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू F by A होता है, और यहाँ से हम लोग F की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि है किस चीज़ की इक्वल?
F is equal to PA. Now putting it in equation number 1, जैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 बन जाती है del W इज इक्वल टू PA डॉट del Y. अब हमें पता है कि A डॉट del Y किस चीज़ की इक्वल है, वो चेंज इन वॉल्यूम की इक्वल है. सो del W इज इक्वल टू P डॉट del V. अब हम लोग के पास जो वर्क डन की वैल्यू आ गई है वो P डॉट del V आ गई, क्योंकि इस A डॉट del Y की जगह क्या पुट कर दिया गया है, del V. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इधर हमने del W की जगह क्या पुट किया, P del V को पुट कर दिया. अब हम लोग के पास ये कंटेनर है, वॉल्यूम, एरिया और ये प्रेशर. इसको कोई ना कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और साथ में उसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ. लेकिन उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, उसका एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ. Adiabatic process, the process in which no heat energy enters or leaves the system is called adiabatic process. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना कोई हीट एनर्जी दाखिल होती है किसी सिस्टम में, ना ही उससे बाहर निकलती है. मतलब del Q इज इक्वल टू 0. अब जो कि इंटरनल एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी उसमें ना उसको दी जा रही है ना वहाँ से बाहर निकल रही है उस सिस्टम से, उस केस में del U इज इक्वल टू del W की इक्वल है. कैसे? लेकिन इसके साथ साइन क्या है, वो माइनस का साइन है. अब नेगेटिव साइन यूज करने की वजह ये भी हो सकती है कि जो वर्क डन हो रहा है उसकी वजह से गैस एक्सपेंड करती है, पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, तो इसकी वजह से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया गया है. लेकिन अगर हम लोग इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करें, ठीक है, उस पिस्टन को अगर डाउनवर्ड मूव किया जाए तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.